एवरीवन, वेलकम बैक टू iQuanta's यूट्यूब क्लासरूम। और ये है क्लैट 2027 की तरफ हमारा अगला कदम। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। या अगला स्टेशन, दिस इज हाउ वन ऑफ माई फ्रेंड्स used to speak. I used to work with this company where we used to organize a lot of workshops and everything. So one of my friends, she used to, whenever she used to go to the podium, she used to start her speech or whatever with this statement only. I miss her today, that's why I'm mentioning. All right, okay, let's begin reading comprehension. So basically reading comprehension हम सबको आता है, हम सबको पता है कि क्या है. सो बेस अगर मैं बता दूं तो अनसीन पैसेज जो अपन स्कूल में करते हैं एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन वही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, बट थोड़े से अलग अंदाज में, थोड़े से एप्टीट्यूड एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट करने के मसाले के साथ, पर है वही पैसेज है, क्वेश्चंस हैं, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, सॉल्व करना है, राइट. इसी की तरफ अपन उड़ान भरते हैं और समझते हैं कि आरसी क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए हमें बेस कैसे बनाना है. तो सी द वन बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम टुडे इज रीडिंग. आप बोलोगे कि मैम हाँ लास्ट सेशन में भी आपने बताया था, but I will tell you again and again and again and again and again that read and read. That's the most important thing that you can do. Reading is one of the ingredients जो आपको इस एग्जाम को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा. See, it is important that our fear of new content, fear of new topics, fear of something that we are not familiar with goes away. बहुत ज़रूरी है. तो अपने को अलग अलग तरीके की चीज़ें पढ़नी हैं. आप एडिटोरियल पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आपका जो जॉनरे है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उससे स्टार्ट करके ऐसे जॉनरे की तरफ जाइए जो आपको डिस्कम्फर्ट देता है, जो आपके लिए नया है, जो आपके लिए अलग है, जिसको पढ़ के आपको लगता है कि अरे यार समझ ही नहीं आ रहा है. और उसको तब तक पढ़ो जब तक समझ ना आए. क्यों? क्योंकि अभी पढ़ सकते हो, अभी समय है पढ़ पाने का, राइट. अभी पढ़ लोगे, एग्जाम के टाइम पे क्या करोगे, राइट. सो अपने को छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. रीडिंग इज वन ऑफ देम. रीडिंग इज द प्री रेक्विजिट टू बी एबल टू सॉल्व आरसीज. प्लीज इसको समझो, ठीक है. सो एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें एडिटोरियल्स होते हैं. सो एडिटोरियल पढ़ो, ओपिनियन पेजेस पढ़ो. बेसिकली एडिटोरियल्स विल एक्चुअली गिव यू अ रेंज ऑफ टॉपिक्स, राइट. अब एक न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एडिटोरियल आपको उन सारी चीज़ों को छोटा छोटा करके सामने रख देगा और उसको आप पढ़ो. बहुत अमेजिंग है. इट विल एनहांस योर नॉलेज. इट विल एक्चुअली stimulate your intellectual side. It will actually help you. प्लस रीडिंग की हैबिट बनेगी. रीडिंग की हैबिट बनेगी तो आरसीज में हेल्प होगी. आरसीज में हेल्प होगी तो उससे मार्क्स अच्छे आएंगे. रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा. सो कॉम्प्रहेंशन तो भाई इस तरीके से ज़रूरी है टू बी एबल टू सॉल्व एन आरसी, जिस तरीके से जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, राइट. क्योंकि अगर कॉम्प्रहेंशन नहीं है, लेट्स से आपको समझ ही नहीं आता कि अंग्रेजी में सामने लिखा हुआ क्या है, तो पॉइंट क्या है, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, राइट. सो रीडिंग कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बुक्स उठाओ, और हाँ, कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट की तरफ जाना है, ठीक है. So while reading the RCs, while reading the books, while reading the articles, newspapers, जो भी पढ़ते हो, you need to actually find out words. You need to learn them. You need to, because RC solve करने के लिए second important thing पहली हो गई read. Two is you need to know the words, right.
आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी आरसी आप पढ़ोगे, आप या कुछ भी पढ़ोगे, लेट्स से कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल, उसमें से वर्ड्स निकालिए, उन वर्ड्स को लिखिए, उन वर्ड्स को अपनी डोमेंट वोकैब से एक्टिव वोकैब में लाइए। एक्टिव वोकैब में कैसे डालोगे? जब उसको एक्टिवली अपने कॉन्वर्जेशन में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वर्ड इंसेसेंट। अब इंसेसेंट सुन के हो सकता है आप में से कई लोगों को इसका मतलब ना पता हो, दैट्स बिकॉज वी डोंट यूज इट on the daily basis, right? But when I say a word like approach, when I say a word like innocent, we all know these words because हम use करते हैं इनको अपने conversations में, right? तो अगर 2 4 5 words ऐसे आ गए, जैसे कि incessant आ गया, जैसे कि let's say reticent आ गया, जैसे कि idiosyncrasy आ गया, राइट? कंकशन अगर आपको ऐसा वर्ड देखने के लिए मिल गया, तो वर्ड जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, जिसका मतलब आपको नहीं पता है, वो वैसा वर्ड देखते ही हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पैसेज से, और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट? तो इसलिए वर्ड्स के साथ फेमिलियर, वर्ड्स के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब फोकस करो। सो just 1 second. So 1 is read. Start reading to build your vocab. ये दोनों चीजें 1 और 2 में आती हैं। Right now. Check your modem or router connections and try again. I'm so sorry if you heard it. I'm so sorry. All right, that was my speaker. Anyway, तो रीडिंग और वोकैब, इन चीज़ों को बिल्ड करो बिकॉज यू हैव टाइम, यू कैन बिल्ड द बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट? देन थर्ड कम्स कि एक आरसी सॉल्व करने के लिए करते समय डू नॉट जस्ट रीड। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एन आरसी, बट क्योंकि आप रीडिंग करोगे, बुक्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, डोंट जस्ट रीड। तो फिर क्या? अंडरस्टैंड भी करो साथ साथ। अंडरस्टैंड अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर इज नो पॉइंट अगर आप कॉम्प्रहेंड करे बिना रीड कर रहे हो तो। अगर आप समझे बिना रीड कर रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है, क्या बात की जा रही है, तो देयर इज नो पॉइंट। कॉम्प्रहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो, you must know that how the author is talking, right? You are supposed to know the clarity, you are supposed to have the clarity, you must know how to identify कि author किस बारे में बात कर रहा है, what is the objective of writing this passage, let's say what is the purpose of writing this passage, right? कि mindset क्या है एक author का जब वो इस passage को लिख रहे हैं, right? You have to know that why the author has created this passage, है ना? आर्ग्यूमेंट क्या उन्होंने दी है एक पैसेज में, उन्होंने एक क्लेम क्या दिया है इस पैसेज में, और उस आर्ग्यूमेंट और उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ऑथर क्या क्या कह रहे हैं, राइट? लेट्स से एक ऑथर बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब विमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या ज़रूरी है, क्या फेमिनिज्म विमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या उन्होंने क्लेम्स दिए हैं, ये आपको आइडेंटिफाई जस्टिफाई करना आना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि ऑथर किस तरीके से अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपने दिए हुए क्लेम्स को जस्टिफाई कर रहा है। यू मस्ट नो इट। एक पैसेज, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग द पैसेज, राइट? इट इज़ अबाउट रीडिंग इट एंड कॉम्प्रहेंडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट कि हाँ उसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक वो आया, राइट? तो देर आर स्टेप्स, राइट? एटलीस्ट हमको एक पैसेज का एसेंस समझ आना चाहिए कि वो एसेंस किस बारे में है, राइट? सो फॉर दैट यू मस्ट in the beginning, or you can always do it, you must summarize whatever you read. एक समरी ज़रूरी है, समरी लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एट दिस पॉइंट, राइट? सो एक पैसेज लेट्स से आपने पढ़ा, राइट? तो उस पैसेज को आप रीड करिए, समझिए और उसकी समरी लिखिए। अब हाउ विल यू मेक रीडिंग मोर मीनिंगफुल?
दिस इज़ वन क्वेश्चन कि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर लिया, बट मीनिंगफुल कैसे बनाओगे, राइट? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ रॉन्ग थे, किस चीज़ में आपने गलती की। आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, समथिंग यू रेड, उसको रीड करने के बाद आपने समझा कुछ और, बट लेटर यू रियलाइज दैट नो, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इट मीन्स, राइट? सो रीडिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए you must enhance your general awareness. आपको ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप जनरल अवेयरनेस को एनहांस करेंगे, ये आपके रीडिंग को मीनिंगफुल बनाएगा, राइट? अगर आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से रीड करेंगे, आपका फियर बाहर आएगा, वो फियर निकल जाएगा कि रीडिंग करके यार समझ आया नहीं आया, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे. इट विल एक्चुअली build your vocab, right? It will also build your vocab. तो अपने को 3 चीज़ें कि आपकी जनरल अवेयरनेस एनहांस हो जाएगी जब आप रीड करोगे और आप मीनिंगफुल रीडिंग करोगे, राइट? और मीनिंगफुल रीडिंग करने के लिए आपको जनरली अवेयर भी रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी माइंडफुल वाइल रीडिंग. तो ये वाइस वर्सा है, रीडिंग करने के लिए अवेयर रहना है और रीडिंग करने से अवेयरनेस आएगी भी, राइट? सो यू हैव टू बी माइंडफुल. तो आपका फियर बाहर जाएगा, यू विल बिल्ड योर वोकैब, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, द थीम ऑफ द पैसेज, द आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट? आप रीड करते क्योंकि अभी बिल्ड कर सकते हो. एंड कॉम्प्रिहेंशन कम्स ग्रेजुअली, इट डज नॉट कम आउट ऑफ नोवेयर. ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि 2 दिन 3 दिन रीड किया और बस आ गया कॉम्प्रिहेंशन. नो, इट इज़ नो मैजिक, राइट? कि आप बस एक जिन आ जाएगा एंड द जिन विल हेल्प यू. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स. ऑलराइट, अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुडंट डू. चलो इससे पहले अपन बात करते हैं. ओके, what you should never do, something that you should never do, which means blunders that we do. What blunders do we do? Read the first and the last para only. You are not supposed to read just first and the last paragraph. कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पढ़ लेंगे, अपन को थोड़ा सा आगे पीछे का समझ आ जाएगा एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इन ऑर्डर टू सेव टाइम, ये करोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे अपीयर हो जाएंगे कि अरे यार ये तो समझ ही नहीं आया, एंड देन यू विल हैव टू गो बैक एंड देन यू विल हैव टू रीड अगेन एंड देन यू विल हैव टू रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से, मतलब इट इज़ chaotic, राइट? सो डू नॉट टेक पैसेजेस ऐसी हवा में, नॉट फेयर, राइट? सो डोंट ट्राई कि आप बस फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लोगे और हो जाएगा. नो, skimming without really reading. No, don't skim, because if you'll skim, you'll waste your time. First you'll skim, then you'll go to the questions, then you'll get confused, then you'll read again, then you'll skim second time, then you'll go to the questions, then you'll be confused, then you'll come back to the passage, then you'll try to read it carefully, then you will not understand, because by that time you are already in pressure कि अभी तो time है ही नहीं, right? So don't just skim, okay? Then read too fast without actually comprehending. Yes, this is something that we do. We try to read very fast, but actually में process नहीं हो रहा है. We're just reading, right? मैंने कहा ना कि सिर्फ read करने के लिए read मत करो, read करो समझने के लिए, right? So fast मत पढ़ो, एक pace बनाओ जिसमें आपको पता हो. सो टाइमर ऑन करो, रीड करो, देखो कि कितना टाइम लग रहा है आपको रीड करके कॉम्प्रहेंड करने में. लेट्स से आपको लगता है 15 मिनट, विच इज़ नॉट अ वेरी आइडल टाइम, बहुत ज़्यादा समय है, तो उसको कम करो धीरे धीरे, राइट? ग्रेजुअली आएगा, एकदम से नहीं आएगा. शुरुआत में प्रॉब्लम होगी बट आएगा, ग्रेजुअली आएगा, राइट? सो ये काम मत करो. Don't be too impatient to finish reading the entire thing. कई बार हमें बहुत बोर हो जाता है, वर्ड समझ नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, वी गेट बोर्ड. अपने को पेशेंस ही नहीं है इतना कि यार पूरी रीड करें. क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, सेकंड का आधा पढ़ा, बाकी छोड़ दिया, थर्ड पे चले गए, फोर्थ पैराग्राफ छोड़ ही दिया, इस तरीके से. नो, स्टे काम. और ये किस चीज़ से आएगा, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे,
राइट? तो रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तभी ये पेशेंस भी आएगा, तभी यू विल नॉट स्किम. अगर आप शुरुआत से ये करते रहोगे तो इट विल एक्चुअली बिकम योर नेचर. एंड इफ़ यू थिंक कि एग्जाम से 10 days पहले यू विल सिट एंड सिंसियरली रीड द पैसेजेस, तो वो नहीं हो पाएगा. एग्जाम में यू विल फॉलो योर नेचर, right? And that will actually not take you to a very good place. So avoid all these things. Never, never, never do these things. All right? Okay. So what are the errors that we make? What are the errors? We do casual reading, right? Without actually grasping the meanings. तो casual reading को avoid करो. Don't, same वही हो गया, that you should never just read, just skim without really reading, right? 2, overview. We try to take the overview, right? कि एक किस, you know, एक overview सिर्फ हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैरा पढ़ा, लास्ट पैरा पढ़ा, एक ओवरव्यू ले लिया. नहीं कि समझ लिया, अच्छा ठीक है ये है इसमें, नहीं. ओवरव्यू लो पर हर पैराग्राफ का लो. ईच पैराग्राफ ट्राई टू मैप व्हाट इज, किस पैसेज में, किस पैसेज के किस पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसको मैप करने की कोशिश करो. तो मैपिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पैसेज on let's say a boy who has started his school, but this person, the boy is handicapped. तो उसकी स्टोरी स्टार्ट की गई है. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया कि ये जो बच्चा है, he was very intelligent, very intelligent, very smart and active, right? But in an accident he lost one of his hands, right? How everything happened explained in the first paragraph. Second paragraph explains, for example, what all happened after he lost his hand, how he was not able to accept, how he was in denial. Then third paragraph tells about a little incident that happened where he saw somebody who doesn't have both their hands, both their legs, just the center part, right, of their body and the head. So he saw them and he thought that, okay, I still have a lot, right? And he started to come back, right? Third paragraph. Fourth paragraph tells about how this person did the comeback, right? How he made the comeback. So अब चारों पैराग्राफ्स में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, बट चारों इंटरकनेक्टेड हैं, राइट? तो ओवरव्यू मैपिंग करो एक पैराग्राफ की कि वो क्या कहना चाह रहा है. हर पैराग्राफ आपको कुछ एक बात बताएगा, राइट? सो that's the third thing. Fourth, we miss the essence. We miss the essence of the paragraph. We miss what is the author talking about. हम idea ही miss कर देते हैं कई बार. Do not miss the idea. We miss how the author is, you know, communicating the idea. किस तरीके से वो communicate कर रहा है उसको. क्या वो बहुत क्रिटिकल तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वो एक इंस्पिरेशन देना चाहता है, किस तरीके से, राइट? सो यू शुड नो व्हाट, यू शुड नो हाउ, यू शुड नो व्हाई, राइट? व्हाई वाज द पैसेज रिटन, ये ऑथर ने क्यों लिखा है ये पैसेज, क्या बताने के लिए लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए. प्लस हाउ everything is placed in the in the passage package, placing. ठीक है. किस बेसिकली किस तरीके से, क्या उन्होंने पहले एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, क्या उन्होंने फिर उसके एडवांटेजेस दिए, क्या उन्होंने फिर उसके डिसएडवांटेजेस दिए, क्या उन्होंने फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को मिला के एक कंक्लूजन दिया, राइट? क्या उन्होंने किसी टॉपिक के अगेंस्ट बोला, क्या उसके फेवर में बोला, और फिर फाइनली कोई कंक्लूजन दिया फेवर में या फिर अगेंस्ट, या फिर फेवर और अगेंस्ट को मिला के कोई कंक्लूजन दिया. यू हैव टू सी द प्लेसिंग, राइट? You must know the objective, you must know the essence, you must know कि वो
ये creating, this person is creating the passage, so how, right? You must take care of all these things. These are the errors that we generally make. अपन कैजुअल रीडिंग करते हैं, अपन ओवरव्यू एक पैसेज हर पैराग्राफ का नहीं लिखते, अपन एसेंस को मिस कर देते हैं, प्लेसिंग को मिस करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुडंट डू. ऑलराइट, ओके. वेल, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन द RC passages, like reading comprehension whatsoever. बट किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? क्या जो हमें स्कूल में बताया जाता था, स्कूल में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, फॉर एग्जाम्पल व्हाई डिड निक लीव हिज होम? No, these type of questions are not going to come. So first type of question that might come is the question of main idea, right? Is the question of main idea, that what is the author talking about, कि क्या है, what is the author talking about. main idea question आ सकता है. Two, they might ask you the primary purpose, the primary purpose, कि why the author is talking about a particular topic. क्या है इस बारे में बात करने का प्राइमरी पर्पस, क्या है, राइट? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने का ऑथर का प्राइमरी पर्पस ये है कि women should get equal rights, right? So the author introduces after that कि feminism ज़रूरी है, but it's not just for the women, it's for the it is for all the genders, right? So आपको primary purpose समझ आना चाहिए. You must understand the tone of the passages. I will make a separate video on tones, तो आप वो वीडियो देख लेना. कैसी टोन है, जोक्युलर है, क्या वो डाइडैक्टिक है, क्या वो सीरियस टोन है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, एपिथेटिक है, एम्पैथेटिक है, इंस्पिरेशनल है, किस तरीके की है, इंफॉर्मेशनल टोन है, कैसी टोन है, आपको टोन समझ आनी चाहिए, ठीक है? देन like tone based questions आ सकता है, that what is the tone of the author, what is the tone of this paragraph, right? What is the tone of this particular sentence made by the author, इस तरीके से. Then there can be inference based questions, क्या, right? कि logically क्या follow करेगा, हाँ? तो you'll have to read between the lines, you'll have to see कि inference based question में वो पूछ सकते हैं आपसे कि what by this line what can be inferred, और by this paragraph what can be inferred, right? कि आप उससे क्या समझ सकते हो, logically क्या follow करेगा, right? That is an inference based question. While solving the questions like this one, अपन इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे. Then there can be I guess VIC, vocabulary in context question. vocabulary in context. देखो vocabulary in context थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है. एक होता है vocabulary based question, ठीक है? एक होता है vocabulary in context question. अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन मिलता है which says what does the word rest means in the para 3 second line, ठीक है? और आप कहते हो अरे रेस्ट, ये तो बड़ा इजी वर्ड है. ऑप्शन देखा, सबसे पहला ऑप्शन था लेट्स से रिमेनिंग. बोलते हैं ना रेस्ट ऑफ यू कम और रेस्ट ऑफ यू प्लीज स्टे हियर, तो रिमेनिंग आपने देखा, आपने मार्क कर दिया. आपका कोई दूसरा फ्रेंड था, उसने देखा रिमेनिंग, उसने देखा कि दूसरा मीनिंग था रिलैक्सिंग, तो उसने इसको मार्क कर दिया. बट वन ऑफ योर फ्रेंड्स who thought deeper, who took an advice from some teacher and saw the question, read it carefully, and she read that means in the para 3 second line. So she went back to the paragraph and she saw that in the paragraph it is written that the invention of the scientist was
resting on his decades of research. So now when you say resting on his decades of research, तो यहाँ से आपको समझ आता है कि अरे इसका मतलब तो डिपेंडिंग होना चाहिए. आई डोंट नो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो डिपेंडिंग होना चाहिए इसका मतलब तो वो इसको मार्क कर देता है और उसको ये नंबर मिल जाते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट, राइट, कि क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे मांग क्या रहा है. वो हमेशा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, राइट. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी फोकस्ड, माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इसके अलावा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ वो आपसे पूछ सकते हैं कि according to this line or according to this paragraph, what assumption can you make? Or there can be an argument based question, right, that according to the author's argument, which one of the following will he agree the most with, या फिर according to the author, which one of the statements below will actually strengthen the argument or will actually weaken the argument, right. So this type of questions can come, assumption, argument based. So you have to think about them also, you'll have to see them. अपन solve करते करते आगे questions को देखते रहेंगे. Now talking about how to answer, coming to the answers now, one thing that you have to make sure is to be sure about all the options. Just because you read the read the question and the first statement you read, you thought that okay, this is the right answer and you marked it और आपने बाकी के 3 नहीं ही पढ़े. No, you are not supposed to do that. Please explore all the options. See अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो 1 or 2 ऑप्शंस लेट्स से आपको क्लोज लग रहे हैं, सो यू विल हैव टू सी देम, एनालाइज देम, अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द बेस्ट आंसर, राइट. Because examiner is an examiner and he will not just give you questions like that. So he might give you 2 options that are really close, but you will have to find the best one, right. So be sure about the options, don't take them lightly and just be careful, right. Then you have to avoid the extreme answer choices. You have to be careful because let's say author ने तो एक general argument दी है passage में, but option mention कर रहा है किसी बहुत ही political aspect को, एकदम extreme political aspect को. You have to avoid. Let's say ऑप्शन में ऑलवेज, ओनली, मस्ट जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, राइट. और पैराग्राफ में ऑलवेज, ओनली मेंशन्ड तो है उस बात के बारे में, लेकिन ऑलवेज, ओनली, मस्ट इस तरीके का नहीं दिया हुआ है. सो यू हैव टू अवॉइड सच आंसर चॉइसेस एट एनी कॉस्ट, राइट. देन यू हैव टू लर्न टू eliminate the options. So eliminate the options. How? For example, you see an option that is completely irrelevant, right. मतलब वो है ही नहीं कहीं पे भी लिखा हुआ, but there's just one word उस पूरे sentence में जो कि passage में दिया हुआ है. So don't stick to that particular word and just eliminate it, because just because there's a familiar word given, ज़रूरी नहीं है कि statement सही हो. उसको पढ़ो, उसको समझो और eliminate करो. Just because familiar word है but आपको समझ आ रहा है यार ये ऐसा तो कुछ नहीं दिया, just eliminate it, right. So you'll have to learn the elimination method. Keep the options that are relevant, remove the options that are irrelevant. Simple. This is something that we can understand. So avoid alien choices, right. इसी के जैसा हो गया ये elimination जैसा कि alien option दिया हुआ है बिल्कुल ही, but just because of that one word. So don't stick to words, don't stick to statements. हो सकता है किसी passage में किसी question के option में first half बिल्कुल सही हो लेकिन second half गलत हो,
that is also possible. तो read carefully, mindfully. All right? Okay. Coming on to the things that you should do. What should you do? अब आरसी सॉल्व करनी है तो अपने को क्या करना है उस बारे में हमने शुरुआत में थोड़ी सी बात की. अपन फिर से बात करते हैं. यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू डेवलप द फ्लुएंसी इन रीडिंग. बोलो कि मैम यार इतनी बार बोल चुके हो, लास्ट सेशन में भी बोला रीडिंग 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 रीडिंग. मैं तो अपने लाइव सेशंस में भी बोलती हूँ दैट रीडिंग 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो डेवलप द फ्लुएंसी इन रीडिंग, क्योंकि आपके स्पीड पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा. बहुत सारा समय नहीं मिलेगा, है ना, बहुत लिमिटेड समय मिलेगा. तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? देन क्रिएट समरीज. हर पैराग्राफ की समरी बनाओ, हर पैसेज की समरी बनाओ, नॉट पैराग्राफ की. पैराग्राफ को मैप करो, ओवरव्यू लिखो, ठीक है, कि उन्होंने उसमें बताया क्या है. देन actively learn words, actively learn them. तो एक्टिवली लर्न करने के लिए मेक योर जर्नल्स, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मेक योर जर्नल. एक्टिवली वर्ड्स को याद करने के लिए ट्राई टू यूज देम इन योर कॉन्वर्जेशन. लेट्स से pick up 5 words for today, and today anyhow at any cost try to use them in your conversation. ज़बरदस्ती का 1-2 सेंटेंस एक्स्ट्रा बोल दो, बट मेक श्योर दैट यू यूज देम, राइट? जो भी वर्ड याद करो उसका सेंटेंस लिखो, उसके मीनिंग लिखो, उसके एंटोनिम सिनोनिम्स लिखो अपनी डायरी में. यू मस्ट हैव योर ओन वोकैब डायरी, राइट? हमेशा इंटरनेट पे गूगल करते नहीं फिरोगे, राइट? हमेशा किसी से पूछोगे नहीं, हमेशा सिर्फ डोंट लेट इट बी इन द एयर, राइट? सो एक्टिवली लर्न द वर्ड्स. देन एम्ब्रेस द पैसेज. उसको मतलब इस तरीके से पढ़ो जैसे अपने प्रेमी या प्रेमिका की आप हर बात को सुन के समझना चाहते हो. यू वॉन्ट टू नो all the details, and not just premi and premika, but somebody that you like, somebody that you love, maybe your best friend, maybe your parents, maybe your siblings. कोई ऐसा इंसान जिसका आप बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, तो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान आप रखना चाहते हैं, राइट? उसी तरीके से you have to embrace the passage. और जब आप रीडिंग करो, because it will give you marks and then it will give you a nice college, तो आप जब उसको पढ़ो तो बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट यू रीड. और ये ना प्रोसेस बड़ा ही क्विक होता है. ऐसा नहीं कि अब अभी आपको 3-4-5 मिनट लगा के एक सेंटेंस या एक पैसेज या एक पैराग्राफ समझना है. नहीं, पढ़ते रहो, प्रोसेस चलता रहेगा दिमाग में, एट द बैक ऑफ योर हेड, राइट? सो एम्ब्रेस द पैसेज जितना भी. Start reading online. I know, see, personally I don't like reading online because it gives a lot of stress to my eyes, my head and everything. But क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो ऑनलाइन रीडिंग की प्रैक्टिस डालनी होगी. तो ऑनलाइन रीड करना शुरू कर दो, बहुत 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 ज़रूरी है. देन डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेंटल बैरियर. चलो ये तो मोटिवेशनल बात हो गई. मेंटल बैरियर जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स the other day told me कि मैम मैं जब क्लास में आपके साथ पैराजम्बल सॉल्व करता हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बट जब मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ तो हो ही नहीं पाते मुझसे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज यू आर नॉट देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड, और नहीं हो पाते हैं. जबकि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में अगर पैराजम्बल सॉल्व करा रहे हो तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू आंसर एंड आंसर करेक्टली, राइट? So I made him understand that this is the mental barrier you have created and you think it is all in your brain that you can't do, and that pressure which is there in your brain that you can't do is actually making you mark the answers incorrectly. तो ऐसा मत करो, don't create the mental barrier. बहुत ज़रूरी है खुद पे विश्वास करना, right? Then read varied content, मतलब अलग अलग तरीके का content पढ़ो, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा सिर्फ अपना फेवरेट जॉनरे मत पढ़ो, अपने दोस्त का फेवरेट जॉनरे भी पढ़ लो तो अच्छा रहेगा. पढ़ो और आपस में बैठो और डिस्कस करो. उसको एक बुक दो जो तुमको पसंद है, उससे एक बुक लो जो उसको पसंद है, वो पढ़ो और आपस में डिस्कस करो. इट विल एक्चुअली यू नो गिव यू दैट intellectual stimulation. It is a nice thing, right? You will have
some intelligent things to discuss, right? Your point of view, his point of view, her point of view, whatsoever, right? तो ये अपने को ज़रूर करना है. रीड करो ऑनलाइन. और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा. लेट्स से मुझे अभी आज ट्रक चलाना है. हाँ, मुझे चलाना है, क्योंकि इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया. प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं स्टूपिड एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट हाँ, मुझे चलाना है. अब अगर मुझे चलाना है तो मैं एक दिन चला के नहीं छोड़ सकती हूँ उसको. आई विल हैव टू, क्योंकि मुझे मन है, मुझे शौक है, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मुझे बहुत दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब फाइनली मुझे लाइसेंस देगी गवर्नमेंट और कहेगी कि जाओ तुम ट्रक चलाओ, राइट? तो आई नो दिस इज़ वियर्ड, दिस माइट साउंड वियर्ड टू यू, बट like just take it as an example, right? flow में बह गया सब दिल की भावना. खैर, सो या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. लेट्स से कार चलानी सीखनी है, तो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन जब रोड पे लेके निकलोगे, रोड सेंस आएगा, I can't अंडरस्टैंडिंग reach आएगी. the internet right now. Check your modem or router connections and try again. या एक दिन, 2 दिन, 10 दिन रोड पे लेके जब उस गाड़ी को निकलोगे, तो रोड सेंस आएगा, समझ आएगा कि सामने वाला किस तरीके से गाड़ी चलाता है. क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो कुछ आपको पता ही नहीं है ना. आप गाड़ी चला रहे हो, और आप चला रहे हो विदाउट इवन नोइंग कि सामने वाला आगे क्या करने वाला है, राइट? बट रोड सेंस जब आ जाता है तो अपने को पता होता है कि सामने वाला अभी क्या करने वाला है, राइट? इंडिकेटर्स पता होंगे कि किस तरीके से, अगर लेफ्ट दे रहा है, राइट दे रहा है, डिपर दे रहा है, तो किस तरीके से इन साइंस को समझना है. वो धीरे धीरे एक दिन में नहीं आएगा, राइट? सिमिलरली पैसेजेस का भी यही है. प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, राइट? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है? देन try to identify the transitioning words in a passage. ठीक है? transitioning words आपको बड़ी help करेंगे, जैसे कि transitioning words जैसे कि moreover, जैसे कि furthermore, जैसे कि however, but, right? जैसे कि subsequently, जैसे कि अगर let's say 10 बोल रहा है, एक author कहता है 10, that means वो conclusion देने वाला है अपने को. let's say nonetheless आपको एक passage में देखने के लिए मिला, that means the author is going to take the particular thing to an opposite direction or to a different direction, right? तो transitioning words बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है? तो you have to observe the transitioning words, read online, practice, active vocab, ये सारी चीज़ें करो और you will be good to go. ठीक है? Now in the next class we'll solve one RC, we'll see कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपने को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा. टिल देन प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन इन द टेक्स्ट, द कमेंट बॉक्स, एंड we'll get back to you. All right, see you in the next class. All the best. Love you all. Bye bye.